नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, चुनावी चर्चा है, चुनावी माहौल है, चुनावी समर है, तो जाहिर तौर पर घोषणाओं और वादों का भी जहर है। इस समय ऐसी बात है कि दोनों पार्टियां अपने अपने घोषणाओं और वादों के दम पर, चाहे मतदाता हो, चाहे वो आम ग्रामीण हो, चाहे आम लोग हो, उन्हें लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे की नाकामियों पर भी प्रहार करने में ये पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्हीं घोषणाओं के दम पर, इन्हीं नाकामियों के दम पर, इन्हीं सफलताओं के दम पर और इन्हीं अपने वादों के दम पर हर कोई अपने अपने जो पहुंच है वो सत्ता तक देख रहा है। लेकिन क्या वाकई में इन घोषणाओं पर जनता को यकीन है, या फिर विपक्ष और पक्ष के बीच में चल रहे घमासान के बीच में कहीं जनता के मुद्दे तो नदारद नहीं है? इन्हीं पर आज बात करेंगे और हमारा शीर्षक है घोषणाओं पर वार, नाकामियों का प्रहार। तो प्रदेश के चुनावी समर में अब जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही, वार पलटवार भी तीखे होते जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस की घोषणाओं से मतदाता प्रसन्न है। न केवल मतदाता बल्कि विपक्षी दल भाजपा के लोग भी कांग्रेस के फैन होते जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि भाजपा खुद इस चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भाजपा के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का कहना है कि कांग्रेस पर जनता को क्या, खुद कांग्रेस के लोगों को भरोसा नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस को अपने 22 विधायकों की टिकट भी काटनी पड़ी। तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाली नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की। और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। अरे मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि आपके तो 22 विधायकों को आपको टिकट काटना पड़ा। आपकी स्थिति क्या है? हमारे 13 विधायक में तो मैक्सिमम लोगों पर मैंने आस्था व्यक्त किया और हमारे लोग विषम परिस्थिति में जीत के आए थे। आज तो आपका टेस्ट है ना, 22 विधायकों को आपका टिकट काटना पड़ा। क्या स्थिति है जमीन पर आपकी? आपकी अपनी सीट घोषणा करने में इतना लंबा समय लग गया। भूपेश जी, पहले आईने में अपना देखिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं। जिस प्रकार से लोगों को ठगने का, गुठान से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, आपके चेहरे तो दागदार हो चुके हैं। इस काले चेहरे को लेकर, इस काली जो आपके चेहरे पर पड़ी है भ्रष्टाचार की, ये आसानी से मिटने वाली नहीं है। तो अभी अपना चेहरा देखिए आईने में। भाजपा 13 आएगी कि 65 आएगी, आने वाला समय बताएगा। तो दोनों के अपने अपने तर्क है, दोनों के अपने अपने वितर्क है। एक तरफ कांग्रेस को अपनी घोषणाओं पर, अपने 5 साल के कामकाज पर इतना भरोसा है कि उनका मानना है कि विपक्षी के लोग भी, विपक्षी दल के लोग भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन भाजपा के पास सहारा है 5 साल की सरकार की नाकामियों का, भ्रष्टाचार के आरोपों का और तमाम जो आरोप लगे हैं उनका। दोनों में किसके तर्क पब्लिक को लुभाएंगे, जनता को लुभाएंगे और मतदाता को लुभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ 3 मेहमान हैं इस खास विषय पर तर्क करने के लिए। हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, जाने माने कांग्रेस नेता हैं, महामंत्री हैं, किसानों के नेता रहे हैं और कांग्रेस में एक बड़े पद में हमेशा वो रहते हैं, अब खरी खरी बात करते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, तर्कों से बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और प्रदेश के जाने माने पत्रकार के शर्मा हैं, अपनी तटस्थ राय इस पूरे कार्यक्रम में देने के लिए। रविंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी का दावा है केवल मतदाता ही नहीं, आपके जो लोग हैं, आप भी हैं इसमें, आप सभी लोग कांग्रेस को वोट करने पे मजबूर हो जाएंगे। इस बार ये स्थिति है, कांग्रेस 75 तो क्या 80 भी जा सकती है। रविंद्र जी से लगता है संपर्क, लेकिन चंद्रशेखर शुक्ला जी, इतना आत्मविश्वास मुख्यमंत्री जी का। रविंद्र जी अपनी बात रखिए। जी, भूपेश बघेल जी के यदि मुंगेरी लाल को अपना मितान बना देते हैं और उनके साथ बैठ के वो स्वप्न देखते हैं तो फिर वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई आपत्ति नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं उनका ट्वीट देख रहा था, वो आत्मानंद स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे। महासमुंद की जिले के 50% आत्मानंद स्कूल में फेल हो गए। रामानुजगंज में
शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। इंडिया में बुधान में एकमात्र आत्मानंद स्कूल है, 2 पालियों में स्कूल लगता है, वहां कॉमर्स का नहीं है ना आर्ट्स का ये है। हमारे राजनाथ गांव में पूरे मैदान का आत्मानंद स्कूल के मैदान को सत्यानाश कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल जी किस बात के लिए कह रहे कि जनता वोट देगी और तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे। अरे भैया आप 36 केंद्र शासित और राज्यों में 34वें नंबर पे हो शिक्षा व्यवस्था में। भूपेश बघेल जी मुझे आश्चर्य होता है कि आपके पाटन में 6000 आईटीई के छात्र थे, 4848 बचे, 1200 लड़कों का आपने एडमिशन खत्म कर दिया। आपके दुर्ग पाटन का मैं तथ्य दे रहा हूं, करीब 4000 क्या कहते हैं शिक्षक नहीं है, प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। और अभी आपने पूरे प्राचार्यों की और टीचरों की पोस्टिंग में आपने जो भ्रष्टाचार किया उसको खुद को बंद करना पड़ा। ये स्थिति, और इस स्थिति में आपको वोट देगी जनता और भारतीय जनता पार्टी, आश्चर्य लगता है। दूसरा आपने कहा कि हम हमारे धान खरीदेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, यदि कोई योजना बनती है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए बनता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं। यदि 1 रुपए किलो चावल हमने दिया तो क्या उसको कांग्रेस के लोग नहीं खरीदे? क्या हमने 14% ब्याज से 0% ब्याज में ऋण दिया तो उसका लाभ कांग्रेस के लोग नहीं उठाए? तो भूपेश बघेल जी का ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि उन्हें पता है सरकार जाने वाली है 27-28 सीट में रुक के। रविंद्र जी लगे हाथ किसानों की भी बात कर लीजिए, जो किसानों के लिए योजनाएं चल रही है उसकी भी बात कर लीजिए लगे हाथ। बिल्कुल मैं किसानों की योजनाओं पे कहा कि हम 14% से 0% दिए, तब भी इन्होंने किया, इन्होंने भी लाभ लिया। ठीक है, यदि कर्जा माफ होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान समर्थक होंगे, उनका भी लाभ होगा, सबका होगा, आपका होगा, बसपा का होगा। एक कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, ये तो पूरी जनता के लिए होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि इसको भी तार्किक दृष्टिकोण से देख के भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि जनता वोट दे देगी, अरे आपके शराबबंदी घोटाले को कौन देखेगा? शराब के घोटाले को, आपके पीडीएस के, आपके पीएससी के, आपके व्यापम के, आपके राशन कार्ड का कौन देखेगा? अभी बहुत सारी चीज निकलने हैं शैलेश भैया। ये सरकार 27 सीट पर सिमटेगी और इस गलतफहमी में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस को वोट देंगे तो ये 27 में भी नहीं आके रहेंगे। सरकार से तो अगले 5 साल के लिए 100% बाहर होने वाले हैं। शुक्ला जी बड़े दावे में है, रविंद्र सिंह जी बड़े आत्मविश्वास में है कि न केवल धान की बात करने से, कर्ज माफी करने की बात से आपको जो है 75 सीटें नहीं मिलने वाली है, घोटालों की भी तरफ देख लीजिए। ज्योतिषी हो गए हैं मेरे भाई रविंद्र सिंह जी। खुशहाल, संतुष्ट और संपन्न छत्तीसगढ़ आज भूपेश बघेल का आभारी है अपने छत्तीसगढ़ी संस्कृतिवाद को बढ़ावा देके पुनर्स्थापित करने के लिए। जो हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार, जो हमारे विचार आचार एक छत्तीसगढ़ियावाद समाप्त हो गया था, वो भूपेश बघेल जी ने जिंदा किया है। आज गांव गली खेत खलिहान खुशहाल हुआ है, किसान संपन्न हुआ है, किसानों का पैसा शहर में आया है तो व्यापार भी चला है। छत्तीसगढ़ व्यापार और आर्थिक स्थिति में देश में सर्वाधिक ग्रोइंग स्टेट है। आज छत्तीसगढ़ देश को सर्वाधिक पैसा देने वाला राज्य है। आज छत्तीसगढ़ का विकास देख के मोदी जी तक प्रशंसित हो रहे हैं और आत्ममुग्ध होकर छत्तीसगढ़ की योजनाओं को यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य भाजपा शासित राज्यों में लागू करने की बातें करने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसान को पैसा मिल रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है। इनके जमाने में बात भाई मेरे स्कूल की बात किया करते थे, शायद इनको याद नहीं होगा 10वीं तक परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी। उनके जमाने के बच्चों को उठा के देख लो तो शायद 10वीं का बच्चा भी अपना नाम नहीं लिख पाता था। तो इस प्रकार की कुतर्क करने वाले लोगों को, और दूसरी ओर इनके सह प्रभारी नितिन नवीन जी कहते हैं कि हमने टिकट काट दी। मैं आते आते मोबाइल में गूगल सर्च कर रहा था, 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 विधायकों का टिकट काटा था। 2013 में भाजपा ने 17 विधायकों का टिकट काटा था। 2019 के चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 78 सांसदों को टिकट आया था, जिसमें 11 के 11 छत्तीसगढ़ के पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था। एक भी योग्य व्यक्ति इनको नजर नहीं आया था। वहीं दूसरी ओर आज किसान को देश में सर्वाधिक पैसा कहीं मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। आज सबसे ज्यादा व्यवसाय कहीं का पनपा है, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो ट्रैक्टर बिक्री का हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो। 175 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ जिसको खाते में डालना कहते हैं, वो हमने डाल के दिखाया है। 1 रुपए चावल की बात करते, अरे वो मनमोहन सिंह जी की देन थी। मनमोहन सिंह जी 2 रुपए केंद्र से आपको देते थे, उसको 1 रुपए सब्सिडी करके आप 1 बेचते थे। आप ये क्यों भूल गए कि वो मनमोहन सिंह देते थे? उनका आभार मनाइए। और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि 14% मिलता था, जिसको हमने सुनी कि यह भी मनमोहन सिंह की देन है।
कोई एक अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं। तो शुक्ला जी बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन उस हिसाब से तो आपको समर्थन मूल्य में मोदी जी का भी आभार मानना चाहिए जो 2186 रुपए में वापस समर्थन मूल्य दे रहे हैं। निश्चित तौर पर समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करना केंद्र सरकार का काम है और करते हैं, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं करा पाते। छत्तीसगढ़ में हम अपने दम पे समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं, वहीं जाके यूपी में देखिए समर्थन मूल्य होने के बाद भी 1200 रुपए में लोग वहां धान बेचने के लिए मजबूर है। वो तो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी सहकारी समितियां जो हम खरीदते हैं और उसमें इनपुट सब्सिडी राजीव गांधी किसान सम्मान निधि देके किसानों को लहलाते हैं, खुशहाल बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं। एमएसपी जारी करना और एमएसपी को लागू करना, दोनों इच्छा शक्ति का विषय। केंद्र जारी जरूर करती है, लेकिन उसको लागू करने का साहस किसी में है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के पास है। और इनपुट सब्सिडी देके हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी ज्यादा पैसा दिया है। वही ये जुमलेबाजी की बहुत प्यारी बात किया था, मुंगेरी लाल के मितान बद जाए। अरे मुंगेरी लाल तो स्वयं मोदी जी हैं, उनके कैसे मितान बदे? बोला करते थे किसान की आय दुगनी हो जाएगी, कृषि की सीमा दुगनी हो जाएगी, हर व्यक्ति की आय दुगनी हो जाएगी, 15 लाख आ जाएंगे, नाना क्या क्या झूठे वादे क्या करते थे। अब मुंगेरी लाल मितान है आपके मोदी जी, तो उनके कैसे मितान बच जाए? इतने बड़े झूठे तो वही है और उससे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता। तो इस टाइप की बातें जो है मेरे भविष्यवक्ता भाई रविंद्र सिंह जी कर रहे थे। रविंद्र भाई आप तो भविष्यवाणी करते हैं, मैं तथ्य बताता हूं, 9 आ जाए आप, 27 तो बहुत दूर की बात है, 9 सीट जीत जाए, 10 सीट जीत जाए तो बड़ी बात होगी। और टिकट काटने की बात कर रहे थे, 13 में भी 2 जन को तो काट के रख दिए हैं और बचा क्या? और जीतने वाले आपके पास है ही नहीं तो किसको देते आप? दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं शुक्ला जी, तो आईने का दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। ईडी में इससे पहले केवल 2 केस थे छत्तीसगढ़ के, अब 11 अपराध दर्ज हैं, 11 मामले दर्ज हैं ईडी के। ठीक है, 1,72,000 कर्मचारी आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, 19वें नंबर का बिंदु है, आप देख सकते हैं। एक प्रत्येक अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 1,72,000 संविदा, प्लेसमेंट और अनियमित कर्मचारी अभी भी आपकी राह देख रहे हैं। इन पर कोई जवाब देंगे? जी निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया, न सिर्फ राज्य का राजस्व बढ़ाया, लेकिन एक भी अनियमित कर्मचारी या संविदा कर्मी नौकरी हमने निकाला 5 सालों में नहीं निकाला। इनके शासनकाल में हर 3 महीने में नौटंकी हुआ करता था। हम आज भी अपनी उन चीजों के लिए संकल्पित हैं और भविष्य में करेंगे, लेकिन प्रदेश की वैसी माली हालत भी होनी चाहिए। धीरे धीरे हमने एक बीमारू राज्य को लाभप्रद राज्य बनाया है, धीरे धीरे आज हमने उनको लाभ में लाया है। निश्चित तौर पर हमने जहां मितानिनों का, आंगनबाड़ी का, कार्यकर्ताओं का तनख्वाह बढ़ाया है, स्थायी नौकरी देना चालू किया है, लगभग 1 लाख से ज्यादा तो नौकरी हमने स्थायी दी। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार जनरेट करके दिया है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें भी होंगी, कोई एकदम जादुई छड़ी तो है नहीं कि मोदी जी टाइप आया कुछ भी झूठ बोल के चले गए। लेकिन रविंद्र जी एक बात माननी पड़ेगी, रमन सिंह ने 15 साल में देश को, जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 936 करोड़ खजाने में छोड़ के गए थे। इन्होंने बीमारू राज्य बना के 48,000 करोड़ का कर्ज हमारे पर लाद दिया था। ये सब चीज नान घोटाला करने वाले लोग, इस प्रकार का मोबाइल और टिफिन त्योहार बनाने वाले लोग, झूठा बोनस त्योहार बनाने वाले लोग, वो बोनस भी तो आज तक दे नहीं पाए। 1 साल बोनस होकर बात है, कौन आपने तो 2 साल का बोनस का वादा किया था। देखिए वो बोनस का वादा आज भी स्थायी है, मोदी जी ने प्रतिबंध लगा रखा है, आज प्रतिबंध हटा दे, आज अनुमति दे दे, आज बांट देगी। लेकिन रविंद्र जी एक बात तो माननी पड़ेगी, रविंद्र जी एक बात माननी पड़ेगी, अगर हम आपके पड़ोसी राज्य से तुलना करें, दोनों ही राज्य वहां पे कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अभी तक वहां पे 5 वादे कर चुकी है, कम से कम जनता के लिए कुछ तो उन्होंने मुंह खोला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष में है, अभी तक केवल जो घोषणाएं हो रही है कांग्रेस की तरफ से, केवल उनकी खामियां निकालने के अलावा क्या भाजपा की तरफ से एक भी ऐसी बात जनता के लिए कही गई है कि हाँ आप सरकार में आओगे तो कुछ क्या करोगे जनता के लिए, जिससे जनता को लगे हाँ भाई अगर हम भाजपा को वोट देते हैं तो हमारा कुछ भला हो सकेगा? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अति शीघ्र जारी होने वाला है और हम एक नहीं जितने वादे हो सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उसको पूरा करने के लिए हम जारी करेंगे। भूपेश बघेल जी शायद संगठन से अपने आप को ऊपर समझते हैं, इसलिए वो चुनावी घोषणा पत्र का इंतजार न करके अपने आप से चुनाव घोषणा कर रहे हैं। तो फिर आपके घोषणा पत्र से रविंद्र जी इसीलिए मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां पे कमलनाथ विपक्ष में, लेकिन कमलनाथ अभी तक 5 घोषणाएं कर चुके हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है कि संगठन को छोड़ के अपने आप को संगठन से ऊपर बना के घोषणा करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता।
चुनावी घोषणा पत्र हमारी लोग इसलिए तो आपका इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल जी जिनको हम मैदान में नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने 11 गारंटी दे रखी है। बसपा हम जिनको सबसे पिछड़ी पार्टी मान रहे हैं, जो 1 या 2 सीट के हकदार मानते हैं, उन्होंने अभी तक 12 जो है वादे कर चुके हैं। आपका कहां है? लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई भाजपा के पास क्या है, हमको जो वोट दे जिसके बदले में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत जल्दी आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिनों में। उस समय हम सब क्लियर करेंगे। हमारी कोई न सुप्त एजेंडा है, ना कोई गुप्त एजेंडा है। हमारी पूरी समिति तय करेगी और हम सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तय कर देंगे। मैं एक तो बात को बस बोलना चाह रहा था जी। शुक्ला जी का, बोल रहे थे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का। मध्य प्रदेश में पूरे अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए भूपेश बघेल जी ने। जब छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे तो वो बोल रहे थे मामा ने कर दिया है काका, आप यहाँ करो। आपने तो घोषणा पत्र में करके नहीं किया, दिल्ली में किया हो गया। ये झूठ बोलते हैं, बस इनका आदत है। अब बोलते हैं हम बाद में करेंगे। अरे आपके घोषणा पत्र में तो अभी तक आपको सरकार जाने का टाइम हो गया, कब करेंगे आप? तीसरी बात, आप बोल रहे थे किसानों के आय मोदी जी ने दुगना करेगा। 400% फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दे रहे हैं, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। और जब रॉ मटेरियल्स बढ़ गए तब भी कम से कम एक फास्फोरस, नाइट्रोजन सब में 400% घटा। और अब तो माइक्रो यूरिया भी ला दी है मोदी जी ने। चंद्रशेखर जी, मुझे कम से कम इतना झूठ तो बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा मैं कि आप बोलेंगे दुगना हो और उर्वरक को छोड़ दे, सब्सिडी को। आप जो कर रहे हैं हम करके छोड़ चुके हैं भाई, हम करके छोड़ चुके हैं। हम नई नई चीज करते हैं। मोदी जी जो करते हैं उसका आप हमेशा विरोध करेंगे, तय बात है, उसको हम जानते हैं। और एक लाइन और, आपने छत्तीसगढ़ियावाद का फिर राग अलापा। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, क्या जब राज्यसभा भेजना होता है तो आपका छत्तीसगढ़ियावाद नहीं दिखता? क्या सुनीता रंजन बलौदाबाजार में पैदा हो जाती है? क्या KTUS बस्तर से पैदा हो जाते हैं? या और एक शुक्ला जी हैं वो कहीं कोलकाता में पैदा हो जाते हैं? जवाब ले लेता हूं क्योंकि जल्दी से मुझे वरिष्ठ पत्रकार महोदय का इसमें एक नजरिया, थोड़ा सा विस्तार से नजरिया जानना है, इसलिए शुक्ला जी बहुत संक्षेप में। जी देखिए, माननीय मोदी जी से बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। ये मेरे भाई फर्टिलाइजर की बात करें, जीवन में कभी ना खेत में गए होंगे ना किसानी में गए होंगे। अरे किसानों की आय दुगनी करना छोड़ो, किसानों को खर्चा ये लोग दुगना कर दिए। आज डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई, श्रमिक की बढ़ती महंगाई, अन्य चीजों की बढ़ती महंगाई, आप फर्टिलाइजर की बात करते हैं। वो फर्टिलाइजर के दाम किसने बढ़ाए? कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप किसानों को। किसानों को फसल बीमा के नाम पे किसने लूटा? आपने लूटा। आज भी फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता किसी किसान को। आप जाके देख लीजिए, हर फसल का सर्वे जरूर होता है पर बीमा का पैसा कभी किसी को नहीं मिलता। बहुत सारी बातें हैं गांव के, कभी किसान के साथ बैठ जाइएगा। जो शोषण आपने किया है, आप तो हमारा धान तक खरीदने वाले नहीं थे, बोरा तक हमको नहीं दे रहे थे, वो तो हम अपनी क्षमताओं से किए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ हर प्रकार का अत्याचार आपने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार को तंग करने के लिए गली गली में ED CBI कुत्ते बिल्ली टाइप घूमी है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आपके हाथ में हासिल आया शून्य, एक आरोप प्रमाणित नहीं कर सके आप बता रहे थे कि इतने केस हुए। अरे केस तो आप मनमाने करते, सिर्फ छत्तीसगढ़ क्यों, बंगाल में किया आप चुनाव के समय, ममता बनर्जी उसकी भतीजा कुछ नहीं उखाड़ पाए। कर्नाटक में किया, अब वो छत्तीसगढ़ में कर रहे। ये आपकी एक प्रकोष्ठ है ED और CBI। इस प्रकार की जो हरकतें हैं चुनाव में, लोगों को डराना धमकाना और झूठ और लफाजेबाजी जुमले करके, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, बीजेपी बहुत जुमला पार्टी, इस प्रकार के जुमलेबाज, दोनों के झूठ और दोनों के जो जुमले हैं उन पर हम देखेंगे कि जनता की प्रतिक्रिया क्या रहती है बहुत जल्दी। पहले फेज का 7 नवंबर पे है, तो पहले फेज में ही कुछ समझ में आ जाएगा कि जनता की प्रतिक्रिया क्या रहती है। लेकिन पूरे नजरिए पे के शर्मा जी, आपका एक नजरिया कि एक तरफ कांग्रेस है, जैसे कि हमने कहा कि कम से कम घोषणाएं कर रही है, जनता को बातें कर रही है, और मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास कहे या अति आत्मविश्वास कहें कि उनका कहना है कि मतदाता ही नहीं, भाजपा के लोग भी उनको वोट करेंगे। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह जी की पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके हाथ में देश की कमान है, लेकिन उनके पास नाकामियों का जखीरा है। जनता की नजर से अगर आप देखें, मतदाताओं की नजर से हम आप देखें, तो दोनों में तुलनात्मक नजरिया आपका क्या कहता है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों पर आधारित मतदान करती है, जो पिछले जन घोषणा पत्र से स्पष्ट है। बिल्कुल। वादा खिलाफी वो भाजपा जो आरोप है खरे क्रियान्वयन कितना है जनता के बीच। अब जनता के बीच में जैसे बात कर रहे हैं कर्मचारियों, भाजपा आ जाएगी तो ये कर्मचारियों भाजपा को इसमें स्पष्ट करना, धान खरीदी की जो बात है, जब आप समर्थन अधिक केंद्र सरकार को नहीं देख सकते तो किसान न्याय योजना क्या है, लेकिन
का घोषणा पत्र आएगा नहीं, प्रथम चरण के लिए चुनाव 7 नवंबर को होना है, तो मेरे ख्याल से समय भी ज्यादा आपके पास नहीं है और प्रतिस्पर्धा है। कांग्रेस भाजपा यदि कुछ ऐसी विषय डालती है जिसको कांग्रेस बढ़ा के कर दे वो अलग विषय है, लेकिन आपको मैदान में आना पड़ेगा घोषणा पत्र के जरिए। जहां तक किसानों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से 5 साल में खरीदी है, बढ़ी है कहा जाए, चाहे धान खरीदी की बात करें, उत्पादन में किसानों की संख्या की बात करें, चाहे रकबा बढ़ा है उसकी बात करें, तो निश्चित रूप से जो न्याय योजना का राशि मिला है उससे किसानों की स्थिति सुधरी है। जहां तक ऋण माफी की बात है तो 18,82,000 किसानों का यदि 9,270 रुपए 17 दिसंबर 2018 को यदि माफ हुआ है तो उसके बाद ये अभी माफ होने वाला है। ये लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए कि भाजपा जो आरोप लगाती है कि सीमांत कृषकों का ही माफ हो रहा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में चंद्रशेखर साहू एक बड़े किसान है, जानते होंगे कि इसमें जो है ऋण माफी के जो है अधिकतम 3 लाख तक है और KCC 1 KCC 2 2 प्रकार के जो होता है उसमें 13,000 रुपए तक नगद ले सकते हैं और बाकी जो 60% और 40% का रेशियो रहता है नगद लेने के लिए और सामान खरीदी के लिए। अब कुल मिलाकर के ये है 1 साल का है और जो ऋण नहीं पटा पाता साल भर में, ऋण के नहीं पटाने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही धान बेचने जाता है तो उसकी ऋण की राशि पहले काट ली जाती है, उसके बाद उसका भुगतान होता है। ये हर साल की स्थिति है। जैसे ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको अलग से ऋण माफी की बात ही नहीं है, आपको उसमें पूरा पेमेंट लेना पड़ेगा मकान बनाने के लिए, अन्य विषयों के लिए, जैसे उद्योग में बटा हुआ है लघु उद्योग सीमांत उद्योग, वो अलग विषय है। लेकिन किसानों के मामले में हर साल ऋण होता है, 0% ब्याज, वो भुगतान होता है। अब भाजपा कह रही कि सब प्रकार का ऋण माफ कर देंगे, तो ये किस प्रकार से आएगा, ये घोषणा पत्र का निश्चित रूप से इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पहला फेस आ रहा है, आदिवासी बहुल है, जहां पे 12 सीट में आप 0 में है। उसके साथ ही राजनांदगांव की बात करें तो एकमात्र रमन सिंह वहां पे आपके विधायक है, तो 20 में से अभी फिलहाल आपके पास एक ही विधायक है। तो निश्चित रूप से घोषणा पत्र के महत्व को समझते हुए जितने जल्दी भाजपा मैदान में आएगी तो जनता को समझने में और तुलना करने निश्चित में रूप से आसानी अगर होगी। जनता के नजर से देखें तो के शर्मा जी का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं, जो हमने चुनावी परिस्थितियां देखी है, वो मुद्दों पर आधारित होती है, मुद्दे आधारित होते हैं। और यही वजह है जैसे कि उन्होंने बताया 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र इतना लोक लुभावन था कि जनता ने आंख मूंदकर उस पर भरोसा किया। रविंद्र सिंह जी, इस बार भी जिस तरह से कांग्रेस घोषणाओं के मामले वादों के मामले में आपसे आगे चल रही है, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, भाजपा की तरफ देख रही है कि ये कौन सी पार्टी हमारे हित में क्या घोषणाएं करती है, कौन से मुद्दों पर बात करती है। उन मुद्दों को लेकर बहुत जल्द आपको जनता के सामने जाना होगा, अन्यथा चुनाव में इस बार भी पिछली बार की तरह आपको निराशा हो जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका घोषणा पत्र, क्योंकि एक बार कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता, तो हम उम्मीद यही करेंगे कि भाजपा घोषणा पत्र ऐसा होगा जो कहीं न कहीं कांग्रेस के 20 के मुकाबले 19 नहीं होगा। उम्मीद यही करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।